पीजी क्या है? अब देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट डेफिनेटली होगा। हो सकता है आपने अपने अराउंड सीयूटी पीजी इस एग्ज़ाम का नाम ज़रूर सुना हो, बट नाम सुनने के साथ साथ आपके माइंड में क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे कि प्रोसेस क्या रहता है, कैसे एडमिशन होता है, कब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, क्या मैं एडमिशन के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। सो इस सारे डाउट्स को करते हैं हम लोग एक साथ मिलकर क्लियर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा 24/7। दिस इज प्रिया एंड बात करने वाले हैं हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जिसका मतलब या कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, दैट इज़ नोन एज सीयूटी पीजी, एक अच्छा स्कोर लेकर आते हैं तो वो सभी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं, जो हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होती है, तो इस एग्ज़ाम में लाए गए अच्छे स्कोर के बेसिस पर आप उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए, हर एक बात जो एक सीयूटी पीजी एस्पिरेंट को या एक स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर या प्रिपेयर करना चाहता है उसे पता होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर करते हैं एकदम डिटेल में डिस्कस। अब ध्यान से सुनेंगे। सीयूटी पीजी क्या है? तो इट इज़ बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एडमिशन, यानी कि वो सभी बच्चे जो यहाँ पर मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम में आप किस सब्जेक्ट के लिए अपीयर करोगे? जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स परस्यू करने का प्लान कर रहे हो। यानी कि कोई बच्चा अगर हिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहता है तो वो सीयूटी पीजी का पेपर देगा हिस्ट्री के लिए, कोई किसी और सब्जेक्ट में करना चाहता है तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, अब आप जो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दोगे, जिस सब्जेक्ट के लिए अपीयर करोगे, उसमें लाए गए स्कोर के बेसिस पर ही आपको जितनी भी यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो सीयूटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबल मान लिया जाता है। मतलब ऐसा समझ लो, एक चाबी है जो आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रास्तों को खोल रही है अगर आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर सिक्योर करते हैं। ओके, एग्ज़ाम की शुरुआत वैसे 2022 में हुई, लेकिन अभी तक 2026 तक बहुत सारे यहाँ पर आपके एनुअल बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अभी तक एग्जाम हो चुके हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी है अब इस एग्जाम के बारे में। एग्जाम भाई कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ऑलराइट, अब देखो व्हाट इज सीयूटी पीजी तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका डाउट होगा कि मैम क्या मैं इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, हर एक वो बच्चा जो अभी अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहा है, यानी कि एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में, या अपनी ग्रेजुएशन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, हर एक वो स्टूडेंट यहाँ पर इस एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबल है। क्या है? एलिजिबल है अपीयर करने के लिए। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पे कोई भी एज लिमिट एज सच नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है अपीयर करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एनटीए ने सेट किया है। लेकिन एक बारी आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे होता क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स परस्यू करने का प्लान कर रहे हो, आपने उस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करा और सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दे दिया। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए आपने एग्ज़ाम में अपीयर करा और एग्ज़ाम आपने दे भी दिया, लेकिन जब आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, आपका जो भी स्कोर बना, अब जब आप उस स्कोर के बेसिस पर जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देती हैं आपका स्कोर कंसिडर करते हुए, जब उनमें एडमिशन के लिए आप जाते हैं तो उन यूनिवर्सिटीज़ का अपना खुद का क्राइटेरिया भी होता है और ज़रूरी होता है कि स्कोर के साथ आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी स्टूडेंट ने यहाँ इकोनॉमिक्स के लिए एग्जाम दिया था। अब जब वो स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने जाएगा तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपका स्कोर भी देखेगी और ये भी देखेगी कि क्या आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एमए इकोनॉमिक्स के एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट करते हो या नहीं। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब वो कैसे आपको चेक करना है, अभी मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। तो ये भी आपको समझना है कि प्रोग्राम वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज आपका जो क्राइटेरिया है आप वो भी मीट करो अलॉन्ग विद जो आपने यहाँ पर स्कोर लिया है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ये समझना ज़रूरी है कि मैम एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पर बच्चे आपको टोटल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि टोटल 75 क्वेश्चंस मिलते हैं और वो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होते हैं, कुछ भी और यहाँ पर नहीं पूछा जाता। यानी कि अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स के लिए पेपर दे रहा है तो इकोनॉमिक्स का एक डिटेल्ड सिलेबस आपके पास अवेलेबल होगा, उसी सिलेबस से इकोनॉमिक्स बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई हिस्ट्री के लिए पेपर दे रहा है तो हिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस है, सिर्फ उस सिलेबस को फॉलो करते हुए ही, यानी कि हिस्ट्री स्पेसिफिक ही आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक
आपका सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर करोगे, और उसी से पूरे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जिसके लिए आपने करेक्ट आंसर दिया आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अब मान लो आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया था लेकिन आपने उसका आंसर गलत दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी? -1 यहाँ पर आपके लिए हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा तो वहाँ पर ना नेगेटिव मार्किंग होगी और ना ही आपको कोई मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको समय कितना मिलता है? एज ऑफ नाउ 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलता है। 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, 300 मार्क्स का, यानी कि जो आपका स्कोर बनता है, जो भी आप स्कोर यहाँ पर सिक्योर करते हो वो आउट ऑफ 300 होता है। ठीक है, ओके। एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी पेन पेपर मोड में नहीं, स्क्रीन पर आपका एग्जाम हो रहा होता है। और एग्जाम कैसा होता है? एमसीक्यूज होते हैं, एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टोटल पूरा का पूरा 75 क्वेश्चंस जो पेपर है वो रहता है। ऑलराइट, आई होप इतनी बात यहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी। और एग्जाम हमारा एनुअल बेसिस पर होता है। कब होता है? हर साल मार्च में मोस्टली आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाता है, यानी कि 27 में जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं उनका एग्ज़ाम मार्च 2027 में होगा। सिमिलरली जिन्होंने 2026 में अपीयर किया था उनका मार्च 2026 में एग्ज़ाम हो चुका है। ओके, चलिए सिलेबस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आप जिस सब्जेक्ट के लिए सीयूटी पीजी का पेपर दोगे उस सब्जेक्ट का आपके पास डिटेल्ड सिलेबस होगा, उस सिलेबस से ही पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये सिलेबस आपको मिलता किस तरीके से है। तो देखो, एनटीए की जो वेबसाइट है सीयूटी पीजी की, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपके पास एक सिलेबस का सेक्शन है जहाँ पर आपको डोमेन सबसे पहले चूज़ करनी होगी। मान लो आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो साइंस डोमेन से बिलोंग करता है या फिर अदरवाइज किसी और डोमेन से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉमन पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो कॉमन पेपर कोड के अंदर जितने भी पेपर्स आते हैं यहाँ पर सारे के सारे मेंशन्ड है। मान लो मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक्स पे क्लिक करा तो मेरे पास इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आ जाता है, यानी कि वो बच्चा जो इकोनॉमिक्स के लिए पेपर देना चाहता है ताकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए या एमएससी इकोनॉमिक्स परस्यू कर सके, उसे ये सिलेबस फॉलो करना है। सिमिलरली जो हिस्ट्री के लिए देना चाहता है, जो कॉमर्स के लिए देना चाहता है, जो पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो सोशियोलॉजी के लिए, सबका अपना अपना सिलेबस है, उसे आपको फॉलो करना है, जिसे आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात आती है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कशन किया था कि एग्ज़ाम देने के लिए हर एक वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या 3rd या 4th ईयर स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपीयर कर रहे हो, आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो अगर, तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल कर आते हैं, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। अब देखो, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है वो यूनिवर्सिटीज़ जो सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करती हैं और कहती हैं कि बच्चे का जो सीयूटी पीजी का स्कोर है मैं उसके बेसिस पर एडमिशन दूंगी, उन्हीं को हम पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है उनको 4 कैटेगरीज में रखा गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि DU, JNU, BHU सब इसमें आती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जिनमें यूजुअली स्टूडेंट तब प्रेफर करते हैं जब उनके मार्क्स कम होते हैं। और यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ऑफकोर्स फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। ओके, चलो तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कैसे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। तो अगेन सेम वेबसाइट पर आपके पास एक सेक्शन होता है यूनिवर्सिटीज़ का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। सिमिलरली आप जिस भी टाइप की यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे उसमें जो जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे आप अगर क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी आपके पास डिटेल आ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ। मान लो मैं गई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे और जो स्टूडेंट्स का सबसे पहला ड्रीम होता है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पर 43 पॉइंट पे या नंबर पे आपको दिख जाए, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखो, आप एक काम कर सकते हो, अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के नाम पे क्लिक करोगे आपके लिए इस तरीके से PDF ओपन होगी। PDF में आपके लिए 2 चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। क्या? एक आपको ये बता रखा है कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने DU के नाम पे क्लिक करा तो DU कौन कौन से मास्टर्स लेवल कोर्सेज को ऑफर कर रही है। ठीक है, और उस कोर्स के सामने ये लिखा है कि DU ने उस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या सेट की है। सिमिलरली हर एक यूनिवर्सिटी की यहाँ पे PDF है, उसके नाम पे क्लिक करोगे PDF ओपन होगी, कौन कौन सा कोर्स वो ऑफर कर रही है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो यूनिवर्सिटी आपका स्कोर भी देखेगी और ये भी चेक करेगी कि उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए आप उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करो। ओके,
तो इस तरीके से आपको इस पीडीएफ में सारी की सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो, जैसे कि ड्यू की पीडीएफ है, ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 पर दिख रहा है यहाँ पर LAQP01, जो कि हमारा MA इंग्लिश का पेपर कोड है। अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ पर इंग्लिश के लिए अपीयर कर रहा है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए अपना पेपर दे रहा है CUT PG में। क्यों? क्योंकि उसे MA इंग्लिश को परस्यू करना है। अब जब उसने पेपर दे दिया और वो ड्यू में एडमिशन लेने जाएगा तो ड्यू उसका स्कोर देखेगी कि 300 में से स्कोर उसका कितना है, ठीक है, और ये भी चेक करेगी कि वो स्टूडेंट ड्यू का MA इंग्लिश में एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करे। और सिमिलरली हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स के लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब आपको सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करना, आपका काम सिर्फ इतना सा है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर करना चाहते हो, आप उसके लिए जो आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका स्पेशल मेंशन आपके लिए कर दिया। तो ऐसे हमने ड्यू का चेक करा। सिमिलरली आप JNU का, BHU का या किसी भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। ओके, अब ये तो बात हो गई हमारी डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटी की, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है ये भी मैं आपको एक बारी समझा देती हूँ कि टेंटेटिव टाइमलाइन आपकी क्या रहती है। ये मैंने 2026 में जो टाइमलाइन फॉलो हुई है उसी के अनुसार हर एक चीज़ को रखा है। तो होता क्या है बच्चे कि दिसंबर के अराउंड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे स्टार्ट कर दिया जाता है, एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिड दिसंबर यानी कि दिसंबर 2026 के टाइम के अराउंड आपके पास आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 2027 के एग्जाम के लिए। फिर 1 महीने का समय मिलता है, आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हो एंड देन उसके बाद क्या होता है, फिर आपको करेक्शन विंडो भी दी जाती है। अगर इनकेस कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो भी आपको करेक्ट करने का टाइम दिया जाता है। तो ये सब होते होते जैन एंड का टाइम मान लो कि हो जाता है। फिर उसके बाद मिड फैब में आपके लिए जो आपका एग्जाम स्केड्यूल है उसे रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आपका जो एग्जाम है वो कितनी तारीख को होने वाला है, कौन से शिफ्ट में होने वाला है, यानी कि टाइमिंग्स वगैरह आपको सारी बता दी जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके पास सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी डेट पर एग्जाम की डेट यहाँ पर आपकी मिली है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर मेन बात आती है यहाँ पर CUT PG का जो एग्जाम है वो होता है मोस्टली मार्च में। मार्च स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाता है और अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं, अपनी अपनी अलग अलग डेट होती है। ऐसे चलते चलते मार्च एंड तक जाते जाते सब सब्जेक्ट के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी आंसर की आती है, पहले आती है प्रोविजनल आंसर की, फिर आती है फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर के साथ ही उसी दिन या अगले दिन आपके लिए फाइनल स्कोर कार्ड को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल तक आपके लिए सब कुछ रिलीज हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कई बार थोड़ा बहुत स्लाइट डिले भी हो जाता है। अब यहाँ पर जब आपके पास फाइनल स्कोर कार्ड आ जाता है वो आपके इस एग्जाम प्रोसेस का एंड होता है NTA की तरफ से, क्योंकि NTA ने आपको स्कोर कार्ड दे दिया, बता दिया कि इस सब्जेक्ट में आपने अपीयर करा, 300 में से आपके इतने मार्क्स बने। अब होता क्या है, उसके बाद आपको एडमिशन चाहिए इस स्कोर के बेसिस पर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो फिर हर एक यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। DU ने अलग स्टार्ट करा, JNU ने अलग करा, BHU ने अलग करा, HCU ने अलग करा, पौंडीचेरी ने अलग करा, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपना अपना अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट करा। उस पोर्टल पर क्या होता है, पहले आप जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर रजिस्ट्रेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से कट ऑफ्स आनी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पर क्या होता है, मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने जब रजिस्ट्रेशन करा, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपने वहाँ पर अपना स्कोर कार्ड वगैरह अपलोड कर दिया। अब जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आती है, अगर आप अपने स्कोर के बेसिस पर उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। थोड़ा प्रोसेस रहता है, उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की सेकेंड थर्ड तक ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो ये सब कुछ होते होते आप कह सकते हो कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मई में, और इन सारी चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, मई जून तक का समय लग जाता है, मई जून जुलाई तक का समय लगता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना पोर्टल ओपन करती हैं। और उसके बाद से जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ फिर अपने यहाँ पर जो एडमिशन है उसके बाद से जो आपकी क्लासेस वगैरह है उनको स्टार्ट कर देती है, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हो जाता है, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि जब आपका स्कोर कार्ड आ गया उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। हर एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करवाएगी सबसे पहले, फिर मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी और अपने स्कोर के बेसिस पर अब वहाँ पर मैटर करेगा कि आपका स्कोर चेक किया जाएगा कि क्या आप उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो या नहीं, और वहीं चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए उस यूनिवर्सिटी का मीट कर रहे हो या फिर नहीं। तो ये था
वो पूरा का पूरा डिस्कशन जो एक स्टूडेंट जो CUET PG 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से डिस्कस कर ली और बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं CUET PG एग्जाम के, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स के लिए अपीयर कर सकता है। ओके, तो आप एक ही बारी जब 2027 में मान लो आप एग्जाम दे रहे हो तो आप मैक्सिमम 4 अलग अलग पेपर कोड्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। ओके, मोस्टली यहाँ पर जो एग्जाम है वो हर एक सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, बट मोस्टली जो आपके नॉर्मल या रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों का ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। और सबसे बड़ी बात, एक एग्जाम का स्कोर और मल्टीपल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल मान लिया जाता है। ये तो हो गया आपका ऑल अबाउट CUET PG 2027। बट इसी तरीके से प्रिपरेशन प्रोसेस के दौरान आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप यहाँ पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको जब भी कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओ। ऑल राइट, एंड साथ ही साथ दिस इज़ माई मेल ID। जिस भी स्टूडेंट को कभी भी कोई भी क्वेरी है यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अगर प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो एप्लीकेशन है उसे विजिट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप विजिट करते हैं, ऑल कोर्सेज पे जाते हैं, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे क्लिक कर लेना, आप लेफ्ट साइड पर एक CUET PG का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, और ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके यहाँ पर आपको बैचेस मिल जाते हैं। ठीक है, इनके बैचेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं CUET PG इकोनॉमिक्स पे क्लिक करती हूँ तो आपको इस तरीके से सारे बैचेस के ऑप्शन शो हो जाते हैं। जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो और कोड अप्लाई कर सकते हैं आप उस बैच में एनरोल करने के लिए PY19। इससे आपको उस बैच प्राइस पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो बैचेस को भी चेकआउट कर सकते हैं और क्वेरीज के केस में मेंशन्ड ईमेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे और आपके सारे डाउट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की जब आप शुरुआत करें तभी एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।